आज 29 अप्रैल का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो न्यूज़ है कि इंडिया और फ्रांस ने एक डील की है जिसके तहत 26 राफेल एम फाइटर जेट्स इंडिया खरीदेगा फ्रांस से। करीब 64,000 करोड़ की डील हुई है ये। और चूँकि पाकिस्तान के साथ अभी जो टेंशन चल रही है पहलगाम हमले के बाद से, तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं फ़िलहाल के लिए काफ़ी। और इंडिया को अपना जो डिफेंस पावर है उसे भी दिखाना है और हमें अपने को डिफेंस के क्षेत्र में बहुत ही मजबूत बनाना होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये डील फाइनलाइज हुई है और इसके तहत मिड 2028 तक इनकी जो डिलीवरीज़ है फाइटर जेट्स की वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके पहले इंडियन एयरफोर्स के पास अभी जो फ़िलहाल है 36 राफेल जेट्स हैं और ये डील हुई थी 2016 में। करीब 60,000 करोड़ की डील हुई थी और उसके अंतर्गत इन फाइटर जेट्स को ख़रीद के इंडिया ले आया गया था। फिर अगर हम बात कर लें तो सिप्री की एक रिपोर्ट आई है, सिप्री रिपोर्ट 2024। सिप्री क्या है? सिप्री है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये अपना रिपोर्ट देता रहता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलिट्री कितना स्पेंडिंग हो रही है, किस कंट्री के द्वारा कितना ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जा रहा है डिफेंस के क्षेत्र में। तो ये चूँकि टेंशन चल रही है तो अभी रिपोर्ट भी आई है। तो इसमें बताया गया है कि वर्ल्ड में जो 5 टॉप मिलिट्री स्पेंडर्स हैं वो हैं यूएस, चाइना, रशिया, जर्मनी और इंडिया। ये एक थिंक टैंक है जो कि स्वीडिश थिंक टैंक है। तो ये अपनी रिपोर्ट्स हमेशा देता रहता है और इसने बताया है कि जो पूरा वर्ल्ड है उसका जो करीब 60% ऑफ ग्लोबल टोटल है, तो 60% यही 5 कंट्रियाँ स्पेंड करती हैं अपनी मिलिट्री को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए स्पेंड करती हैं। फिर इसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि जो यूरोप है वहाँ पे भी मिलिट्री स्पेंडिंग काफ़ी बढ़ी है। चूँकि रशिया और यूक्रेन का 3 साल से युद्ध चल रहा है, उसको देखते हुए यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी अपना जो डिफेंस का बजट है, जो डिफेंस की स्पेंडिंग है, उसको बढ़ा दिया गया है। फिर इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यूरोप में करीब 17% तक इंक्रीज़ हुआ है डिफेंस के क्षेत्र में। वही बात कर लें रशिया की, तो रशिया ने अपना एक्सपेंडिचर 38% तक इंक्रीज़ किया है और यूक्रेन ने 2.7% तक बढ़ा दिया है। तो ये सारी बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं। फिर अगर हम बात कर ले इंटरनेशनल लेवल न्यूज़ की, तो एक न्यूज़ अभी है कि सैंडी के रीफ, ये एक चाइना और फिलीपींस के बीच जो है इस पे क्लेम को लेके विवाद चलता रहता है काफ़ी लंबे समय से। तो दोनों कंट्रीज़ ने अपने अपने वो रखा है। तो हमारे क्वेश्चन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि सैंडी के रीफ कहाँ है। ये जो है वो थिटू आइलैंड में है या इसको पगासा भी कहते हैं। तो इसमें दोनों कंट्रीज़ का, फिलीपींस का और चाइना का अपना अपना क्लेम रहता है। तो इसकी लोकेशन हमारे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में आ सकता है। फिर अगर हम बात करें आज एडिटोरियल्स काफ़ी हैं द हिंदी न्यूज़पेपर में, तो उसमें एक प्रेस फ्रीडम को लेके आर्टिकल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 को लेके है, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लें तो इसमें ये बताया, एक रिपोर्ट है, एक सर्वे रिलीज़ हुआ है, उसी पे सारा ये है कि इंडिया में जो है वो मोर देन 65% लोगों ने कहा है कि वो फेक न्यूज़ जो है इंडिया में एक प्रॉब्लम है कंट्री की। फिर बाकी 68% लोगों ने कहा है कि जो मीडिया है उसको जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मीडिया जो है वो विदाउट स्टेट सेंसरशिप, मतलब उस पर सरकार का कोई दबाव ना हो, उसके काम करे। और साथ ही साथ ये भी बात कही गई है कि इस रिपोर्ट में कि 80% लोग ऐसा समझते हैं
कि इंडिया में जो मीडिया है वो कम्प्लीटली फ्री है कंट्री में और एकदम फ्री होके काम कर रही है। तो इसमें ये बात बताई गई है कि चूँकि फेड जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें जो इंडिया की रैंकिंग है वो लगातार उसमें गिरावट आ रही है। काफ़ी लंबे अरसे से पिछले 10-15 सालों से उसमें गिरावट आई है। तो एक तरह से बताया गया है कि हाँ, फ्रीडम इंडेक्स में तो लो रैंक पे है इंडिया, लेकिन जो ऐसे सर्वे होता है तो उसमें क्या इंडियन पॉपुलेशन सोचती है उसके बारे में ये है। तो कभी कभी क्वेश्चंस में वो एनालिटिकल क्वेश्चंस में पूछ देते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो उसके लिए ये हमारा इम्पोर्टेंट है। फिर अगर हम बात कर लें, एक आर्टिकल निकला है कि अर्बन जो इंडिया का जो अभी अब समर्स स्टार्ट हो गए हैं तो हम कितना प्रिपेयर हैं, जो हमारी सिटीज़ हैं उन पे जो लोड है वो बढ़ रहा है और हमारी 30% के लगभग जो पॉपुलेशन है वो सिटीज़ में रह रही है। तो जो अभी हमारे जो चेंजेस, जो हीट एक्शन प्लान है, जो हमारा हीट को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, तो उस पे ये आर्टिकल है। तो इसमें ये बताया गया है, एक रिपोर्ट आई है सस्टेनेबल फ्यूचर्स कलेक्टिव रिपोर्ट, और इसका जो टाइटल है वो ये है कि इज़ इंडिया रेडी फॉर अ वार्मिंग वर्ल्ड। मतलब दिन ब दिन जो हमारी पृथ्वी है वो गर्म होती जा रही है, तो क्या हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, क्या हमारे पास ऐसे साधन हैं कि हम इस जो चैलेंज है इसको फेस कर सकें। तो इसमें बात किया गया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसका जो 11th SDG 11th गोल जो है वो ये कहता है कि हमें एक ऐसा टू क्रिएट इंक्लूसिव, सेफ, रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल अर्बन एनवायरनमेंट बाय 2030। तो 2030 तक ये बात करता है कि हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि सबके लिए सेफ़ हो और हर तरीके की उसमें सुविधाएं हों और हम रह सकें और इन्वायरमेंट भी हमारा सेफ़ रहे। तो इस रिपोर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे कैसे इस रिपोर्ट ये बताया गया कि कैसे ये डिफरेंट है जो नीति आयोग की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्बन इंडेक्स रिपोर्ट होती है उससे। और इसमें बताया गया है कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट है वो लिमिटेड होती है 4 कंपोनेंट, मतलब उसमें 4 ही बेसिकली कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि स्वच्छ सर्वेक्षण है, रोड डेथ्स हैं और वेस्ट ट्रीटमेंट है और हाउसिंग है। और इसमें इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हमने बहुत ज़्यादा और भी कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया है और उसके बेसिस पे अपनी रिपोर्ट बनाई है। तो इनका है कि हमने काफ़ी सारे इंडिकेटर्स को की हेल्प ली है और उस पर काम किया है। तो इनके अकॉर्डिंग जो अहमदाबाद है वो अगर इंक्लूसिविटी की बात करें, मतलब समग्र डेवलपमेंट की बात करें, तो जो अहमदाबाद है वो इंक्लूसिविटी में जो है वो फर्स्ट रैंक है। फिर सेफेस्ट सिटी की बात कर लें तो बेंगलुरु सेफेस्ट में है। फिर अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो सूरत जो है वो सस्टेनेबिलिटी में टॉप पे है। और चेन्नई जो है वो रिजिलियंस के मामले में कि कैसे अगर कोई कैलेमिटी कुछ होती है तो उसमें हम जल्दी से जल्दी अपने आप को फिर से सही करके उभर पाएँ, तो उसमें चेन्नई की बात कही गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसमें यही बात कही गई है कि कैसे जो है हमें एक मैकेनिज़्म बनाना चाहिए ताकि हम अर्बन जो लोकल बॉडीज़ हैं, ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि इस गोल को SDG 11 को हम अचीव कर सकें। फिर एक अनदर आर्टिकल है, उसमें है कि बात कही गई है डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में। तो ये बताया गया है कि जो हमारा 17th लोकसभा थी तो उसमें जो है वो पूरे 5 साल 19 to 24 डिप्टी स्पीकर को का चुनाव नहीं हो पाया था। और अभी भी जो 18th लोकसभा है करंट की 2024 के बाद से अभी तक डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो है वो वेकेंट है। तो इसमें बताया गया है कि जो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा है, ये इस आर्टिकल में पूरा डिस्कशन किया कि कितना वाइटल है, कितना ज़रूरी है कि लोकसभा की जो आपकी प्रोसीडिंग्स हैं वो अनइंटरप्टेड चल सकें। और ये इसमें ये बताया गया कि आर्टिकल 93 की बात कही गई है। तो अब चूँकि बहुत सारे जो भी चीज़ें न्यूज़ में आती हैं तो वो उनके जो आर्टिकल्स होते हैं उससे रिलेटेड वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि UPSC में और बाकी UPPSC में वो क्वेश्चंस पूछ देते हैं, आर्टिकल से मैच भी करना होता है, उसको आपको टिक भी लगाना होता है। तो अब इसमें ये है कि जो आर्टिकल 93 है वो ये कहता है कि जो हाउस ऑफ पीपल है, जो लोकसभा है हमारी,
वो उसको जल्द से जल्द 2 मेंबर्स चुन लेने होते हैं जो कि हाउस को रिप्रेजेंट करें। तो उसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है। तो उसमें ये डिस्कशन है कि नीड होती है कि एक डिप्टी स्पीकर के साथ जो है वो डिप्टी स्पीकर को भी होना चाहिए, और प्रोसीजर्स को चलाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिर अगर बात कर लें तो यूएनएससी ने जो पहलगाम में अटैक हुआ है उनकी निंदा तो की है, लेकिन ये बात हो रही है कि जो उन्होंने शब्दों का यूज़ किया है वो बहुत ही कठोर नहीं है। तो हमें ऐसा, हमारा जो पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी, वो ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि जो पाकिस्तान है चाइना का मतलब मित्र देश है, तो चाइना अक्सर क्या करता है कि वीटो कर देता है। अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ भी एक्शन की बात होती है, कुछ स्टेटमेंट रिलीज़ करने की बात होती है, तो वो इंडिया के लिए कंसर्न है कि ठीक है, आपने माना कि जो पहलगाम अटैक हैं वो हुए हैं, वो बहुत ही उनकी निंदा की, लेकिन इसके और भी कठोर शब्दों में निंदा करनी चाहिए थी। और चूँकि वहाँ का एक जो ग्रुप है लश्कर तौबा का, जिसका जो विंग है, उसने जिम्मेदारी ली है, तो क्या मतलब इंडिया को ये देखना होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसे स्ट्रांगली हम इसको बात को रख सकें कि नहीं, पाकिस्तान ये एडमिट करे कि हाँ वहाँ के जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रहे हैं और हमारे कंट्री में इनस्टेबिलिटी फैला रहे हैं। तो भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेके भी तो एक रिलेटेड इसी से न्यूज़ है कि जैसे पाकिस्तान है, हमें इंडिया को और क्या कर सकता है, ग्रे लिस्ट में है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, तो उसमें भी हमें काम करना होगा आगे। तो ये आज सारी 29 अप्रैल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। हाँ, बात कर लें स्टेट्स की, तो स्टेट्स में भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। जो यूपी है, यूपी में बस ये आया है कि संस्कृति विभाग देखता है कि जो लोक कलाकार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल सके। तो अभी कुछ आया है कि बहुत ही इसमें घालमेल पाया गया है, और जो महाकुंभ का आयोजन हुआ और बाकी भी जो धार्मिक आयोजन होते हैं, तो लोकल जो कलाकार हैं उनको वरीयता नहीं दी गई है और बाहर से कलाकारों को बुला के कराया गया है। तो इस पे एक न्यूज़ है कि इसमें सरकार ने बोला है कि इस पर एक्शन लेगी। फिर बात कर लें हम तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का एक डैम का नाम निकला है, कभी कभी ऐसे पूछ देते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है, सिल्लाहल्ला पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। तो ये पूछ देगा कि ये सिल्लाहल्ला हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी प्रोजेक्ट ये तमिलनाडु का है। फिर बात कर लें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल का दीघा एक जगह है, कोस्टल टाउन है, वहाँ पे जो जगन्नाथपुरी है टेम्पल जो है, सेम उन्हीं के तर्ज पे जो है वो एक उसका रेप्लिका बन रहा है, जो कि करीब 20 एकड़ के ज़मीन पे बना हुआ है। इसका भी इनॉग्रेशन होने वाला है। तो ये वेस्ट बंगाल के दीघा में होने जा रहा है। ये है आपका पूर्वी मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, और इसमें करीब 250 करोड़ रुपए का खर्च आया है। तो वहाँ वेस्ट बंगाल की सरकार का कहना है कि सर्वधर्म समभाव को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं, और उसी लिए फिर इस टेम्पल का इनॉग्रेशन वहाँ पे होना है। फिर एक बात कर ले स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स में न्यूज़ में था कि राजस्थान रॉयल्स के 14 वर्षीय खिलाड़ी हैं वैभव सूर्यवंशी, तो उन्होंने क्या किया है कि 35 बॉल्स पे सेंचुरी लगा दी है, बनाया है। तो इसके पहले का जो रिकॉर्ड था वो 30 बॉल्स का था, क्रिस गेल्स का आईपीएल में। तो अभी तक का सबसे तेज़ सेकंड सेंचुरी ये हो गई है। ये सिर्फ और सिर्फ 14 वर्ष के हैं। तो ये आज हमारी करंट अफेयर्स की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी।